नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। कुछ देर पहले डिनर पर नवाज शरीफ से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कुछ बात भी हुई, लेकिन इंतजार सुबह का है जब आधे घंटे तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक मुलाकात बातचीत होनी है। लेकिन आज बात किस बात की जाए? शुरू में दो तस्वीर दिखलाते हैं आपको। इन तस्वीरों के जरिए जरा समझिए। गुलाबी शहर में भगवा लहराने लगा और मुखिया यानी राज्य के सीएम दतिया में मंदिर में, और लगातार अर्चना कल से कर रही थी। विशेष कार्यक्रम रखा गया उनके लिए। पूरे इलाके में पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर दी। मीडिया वहां तक नहीं पहुंच सके। जब वसुंधरा राजे पूजा कर रही हैं तो वहां तक कोई ना पहुंचे। उसके बाद दिन भर इधर सड़क पर गुलाबी शहर में चक्का जाम था, और चक्का जाम करने वाले और कोई नहीं बल्कि संघ के स्वयंसेवक ही ज्यादातर थे और उनसे जुड़े लोग थे। लेकिन दस्तक की तासीर में कुछ और है। आज कहा जाता है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। यह जिक्र किस किस के बारे में कहा जाए, किस किस तरीके से किया जाए, लेकिन शुरुआत राहुल गांधी ब्रेक के बाद लौटे हैं तो काम पर फिर लगे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, शायद मुझे याद है, हिंदुस्तान की जनता को भी याद है, आपको भी याद होगा, उनके शब्द मैं यहां कहना चाहता हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो मेरा एक ही सवाल है, प्रधानमंत्री जी, आपके शब्दों का वजन होना चाहिए। आप खाने क्यों दे रहे हैं? आप राजस्थान में खाने क्यों दे रहे हैं? Of course I know the family. I've always known. I have never made any bones about that. But I don't know what documents you people are talking about. आप मोदी जी को वापस क्यों नहीं ला रहे हैं? आज की तारीख में मेरे को कोई चार्ज पर्सनली नहीं है। जो चार्जेस हैं अगेन बीसीसीआई हैं, मैं मेंबर था बीसीसीआई का। श्रीनिवासन ने अपने आप डिसाइड किया है और मेरे को उस कमेटी से डिस्क्लूड किया है। मैंने सारा दावा इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को दे रखे, सारे कागज दे रखे इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। आप चौहान जी को खाने क्यों दे रहे हैं? कि ये जांच मैंने शुरू करवाई। ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ कि इतनी बड़ी जांच हुई कि इसके आगे कुछ हुआ है तो देखो, पीछे कुछ हुआ है तो देखो, दाएं बाएं कुछ हुआ है तो देखो। धन्यवाद। संकेत की भाषा है, लेकिन बहुत संकेत के साथ बहुत सारी स्थितियों में कही गई बात। याद कीजिए मई 2014, वाकई लग रहा था कि जो चीज चमक रही है वो सोना है। फिर ऐसा क्या हो गया कि खुद बीजेपी अध्यक्ष को कहना पड़ा, जनाब जो उम्र मांगी गई थी दरअसल वो उम्र कम है, उसमें हम देश को नहीं चमका सकते हैं। ये बात और कहीं नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी अध्यक्ष ने कही। मतलब मायने कई निकाले जाएंगे, लेकिन इस रिपोर्ट को देखिए, बहुत सारे सच सामने आएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल सत्ता के लिए मांगे और अच्छे दिन का वादा कर दिया, और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सच को समझा और कह दिया कि अच्छे दिन 5 साल में आने मुश्किल है। तो 5 बरस भूलकर लंबे समय तक मोदी सरकार को बरकरार रखा जाए। तो क्या यह मान लिया जाए अभी से चुनाव की तैयारी में बीजेपी आ चुकी है, या फिर जो बाकी 4 बरस बचे हैं, इस दौरान आधे दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए अमित शाह बीजेपी की जमीन तैयार करने के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा रहे हैं? क्योंकि अमित शाह बीजेपी के प्रचार प्रसार के लिए 5 राज्यों के लिए निकले हैं, और आज मुंबई में थे तो कार्यकर्ताओं के बीच निराशा भरे उठते सवालों को लेकर उम्मीद की लौ यह कहकर जगाई कि हम केवल 5 साल में चित्र नहीं बदल सकते, हमें लंबे समय तक मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनाए रखनी चाहिए। जाहिर अमित शाह ने यह कहा तो हर किसी के कानों में नरेंद्र मोदी का वो भाषण जरूर गूंज गया होगा जब उन्होंने सिर्फ 60 महीने मांगे थे। आपने उनको 60 साल दिए, मैं आपसे सिर्फ 60 महीने मांगा। जाहिर है 60 में से 13 महीने गुजर चुके हैं। इसीलिए बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं में यह सवाल भी उठने लगा है, जो वादे चुनाव से पहले किए गए उनमें अगर कुछ नहीं हुआ तो वो जनता के सामने किस रूप में जाएंगे? क्योंकि हर वादे हर किसी को याद है। हर गांव में पाइप से पानी पहुंचेगा, हर राज्य में एम्स होगा, हर गांव इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, हर व्यक्ति के पास पक्का मकान होगा, बुलेट ट्रेन शुरू की जाएगी, काला धन पैदा नहीं होने देंगे, खाद्य सुरक्षा की जाएगी, और न जाने क्या क्या। और यह तो बानगी है, बीजेपी ने वादे वाकई कई किए, और इन्हीं वादों पर एतबार करके लोगों ने नरेंद्र मोदी को बहुमत का वो जादुई आंकड़ा दे दिया जिसकी कल्पना खुद बीजेपी ने नहीं की थी। अच्छे दिन
अच्छे दिन। तो वादों के अंबार के बीच वोटरों ने दिल खोला, लेकिन बेहद महीन तरीके से वादों का अलग जगाए रखने के लिए बीजेपी अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को अब निराश होने देना नहीं चाहते। इसीलिए काले धन के हर खाते में 15 लाख पहुंचने के मोदी के बोल को ही अमित शाह ने जुमला कह दिया था। लेकिन नया सवाल 5 बरस के बदले लंबे वक्त तक मोदी सरकार की उम्र मांगने का है, या फिर कार्यकर्ताओं में फैलती निराशा को दूर करने का है। हो जो भी, महाराष्ट्र में ही देखिए, महाराष्ट्र में सीएम फडणवीस एयर इंडिया रुकवाने में फंसे, तो मंत्री पंकजा मुंडे घोटाले में फंसी, एक दूसरे मंत्री विनोद तावड़े फर्जी डिग्री में फंसे। और इन सब के बीच राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक में बीजेपी के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के दामन पर दाग लगते दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष ने इन नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यानी बीजेपी अध्यक्ष इस सच को बाखूबी समझ रहे हैं कि बीजेपी के सीएम और मंत्रियों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उस पर खामोश तो रहा जा सकता है, लेकिन लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री के उस औरे को बरकरार नहीं रखा जा सकता जो चुनाव में जीत के साथ ही बना था। क्योंकि जीत का औरा तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ था, और दामन पे जब दाग लग रहे हैं और मोदी खामोश हैं, तो फिर औरा कैसे बरकरार रखा जाए। 2014 की वो चमक थी, आज जो भी स्थिति हो, लेकिन 2015 में कुछ और भी चमका था। वो थे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। वहां क्या हाल है वो दिखाएंगे, लेकिन उस सब के बीच में एक संवैधानिक पद होता है इस देश के भीतर, उसे महामहिम राज्यपाल के तौर पर जाना जाता है। लेकिन उसकी चमक भी ऐसी ढीली पड़ जाएगी और सियासी बिसात पर राज्यपाल के साथ भी खेल खेला जाएगा। रिपोर्ट देखिए। कमला बेनीवाल, वीरेंद्र कटारिया, मार्गेट अलवा, शीला दीक्षित, एचआर भारद्वाज, डीवाई पाटिल, कटिकल शंकर नारायणन, ये सभी वो चेहरे हैं जो बदल दिए गए। जी, सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार ने सबसे पहले राज्यपाल पद से इनकी छुट्टी कर दी। सिर्फ 3 महीने के भीतर इन सभी को या तो बर्खास्त कर दिया गया या फिर इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन कांग्रेसी होते हुए भी मध्य प्रदेश जैसे अहम राज्य के राज्यपाल राम नरेश यादव पर मोदी सरकार की कृपा दृष्टि बनी रही। एसटीएफ ने उनके खिलाफ एफआईआर की, लेकिन फिर भी उनसे इस्तीफा लिया नहीं गया। और फिर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को इस आधार पर रद्द कर दिया कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे शख्स को इम्यूनिटी मिली हुई है और पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई हो नहीं सकती। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कच्चा चिट्ठा कपिल सिब्बल ने जिरह करते हुए खोला, तो अदालत ने उन्हें चुप रहने तक को कह दिया। लेकिन जो अदालत के भीतर हुआ उसने कई सवाल उठा दिए। मसलन राज्यपाल पर जो आरोपों की फहरिस्त है वो बतलाती है कि दरअसल व्यापम घोटाले के दलदल में राज्यपाल भी फंसे हुए हैं। राज्यपाल ने 5 उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की, जिन्हें गलत तरीके से फॉरेस्ट गार्ड बनाया गया। राज्यपाल के बेटे ने संवित शिक्षक पद के 10 आवेदकों से पैसा लिया, और राज्यपाल पर आरोप है कि उन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की। राज्यपाल के ओएसडी धनराज यादव का नाम चार्जशीट तक में आया, हालांकि वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। व्यापम के मुख्य आरोपी और कंट्रोलर पंकज त्रिवेदी के राजभवन से खासे नजदीकी संबंध रहे हैं। कोर्ट ने गवर्नर के खिलाफ एफआईआर को क्वेश किया था। उस एफआईआर के अगेंस्ट, उस क्वेश्चमेंट के अगेंस्ट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। किसको? गवर्नर को मेनली। यानी राज्यपाल भी व्यापम घोटाले को जान रहे थे और उनके करीबी भी राज्यपाल का लाभ उठाकर व्यापम घोटाले में हिस्सेदारी भी कर रहे थे, बांट रहे थे। और यह सब सालों साल जारी रहा। लेकिन ना तो राज्य सरकार ने कभी आवाज उठाई, ना ही केंद्र सरकार में बैठी सरकार को लगा कि राज्यपाल के करीबी ही अगर फंस रहे हैं, उनके बेटे ही फंस रहे हैं, एफआईआर तक हो रही है, तो फिर जांच तो होनी चाहिए। लेकिन जांच नहीं हुई। तो सवाल कई है, क्या खांटी कांग्रेसी राम नरेश यादव इस व्यापम के रंग में पूरी तरीके से रंग चुके थे कि शिवराज सरकार ही राज्यपाल की हिमायती हो गई? दूसरा सवाल है, व्यापम घोटाले में फंसी शिवराज सरकार को बचाने के लिए राम नरेश यादव को भी बचाया गया, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी बलि दी जा सके और अपनी सरकार की छवि शिवराज बचा सकें। और शायद असर इसी का है कि एसटीएफ ने राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी की और संवैधानिक पद की दुहाई के तहत राज्यपाल पर सीधे आंच भी नहीं आई, और शिवराज सरकार भी निशाने पर आने से बच गई, क्योंकि हर किसी की नजर में राज्यपाल के फंसने का जिक्र ही आ गया। जब व्यापम घोटाले में राज्यपाल राम नरेश यादव का नाम सामने आया और एफआईआर दर्ज हुई,
तो बीजेपी और शिवराज सरकार खामोश रही। करीब 2 महीने तक राज्यपाल आरोपी रहे, लेकिन ना तो उन पर कोई कार्रवाई हुई, ना उन्हें हटाया गया, क्योंकि यदि राज्यपाल रामनरेश यादव पर कार्रवाई होती या उन्हें हटाया जाता तो अगला निशाना शिवराज सिंह चौहान थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद राज्यपाल की तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन अगला सवाल है, क्या राज्यपाल के बाद अब सीएम भी दायरे में आ जाएंगे? क्योंकि अभी तक राज्य सरकार के लिए राज्यपाल ही शॉक ऑब्जर्वर बने हुए थे। दिल्ली से अहमद अजीम के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। वाकई राज्यपाल की परिस्थितियों को मध्य प्रदेश के व्यापम के मद्देनजर समझिए तो लगता यही है, वो वाकई शॉक ऑब्जर्वर का काम कर रहे थे। और दिल्ली के भीतर ईमानदारी, स्वराज, ये सारे शब्द भी शॉक ऑब्जर्वर ही रहे। लेकिन इन सब के बीच किसे पता था चमकती हुई चीज सोना तो होती नहीं, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। रिपोर्ट देखिए। एक विधायक फर्जी डिग्री के मामले में जेल में हो और एक विधायक जमीन हड़पने के मामले में 2 दिन की पुलिस रिमांड में पहुंच चुका हो, तो ईमानदारी, पारदर्शिता, नैतिकता को ठोक बजाकर उम्मीदवारों को चुनने के तमाम दावे कटघरे में तो खड़े हो ही जाते हैं। जी, यह जिक्र आम आदमी पार्टी का है। कुंडाली से विधायक मनोज कुमार को अब फर्जी कागजात के जरिए जमीन खरीदने के मामले में आज पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया और फिर गाजीपुर थाने में लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन पुलिस को मिली 2 दिन की रिमांड। हमने ये आर्गू किया कि ये एक बायस्ड, पुलिस की तरफ से बहुत ही ज्यादा बायस्ड इन्वेस्टिगेशन है और ये विंडिक्टिवनेस है। यानी मनोज ने जमीन हड़पी है, इस बात का जिक्र पुलिस ने किया। और उससे पहले मनोज पर एक धरने प्रदर्शन के दौरान मारपीट का भी आरोप है, जिसमें उनके खिलाफ पहले से एफआईआर भी दर्ज है। लेकिन जिस तरह फर्जी कागजात के बूते मकान बेचने के आरोप उन पर लगे, वो चौंकाने वाले हैं। आयो साहब ने पूछा था मुझसे, मैंने उनसे बोला मैं तो इनको जानता नहीं, किससे पैसे लिए हैं, ये तो इनका सिद्धांत है, या ये सामने बैठे हैं मेरे को बताएं। तो बोले जी मैं तो आपको नहीं जानता। लेकिन सवाल सिर्फ मनोज का नहीं है, सवाल अरविंद केजरीवाल के दावों का है। क्योंकि जितेंद्र सिंह तोमर से लेकर सोमनाथ भारती और राखी बिड़ला से लेकर भावना गौड़ तक कई विधायक अरविंद केजरीवाल के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। और खांटी नेताओं की तरह आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हर बार अपने नेताओं का साथ देते हुए आरोपों को सिरे से खारिज भी किया, और आज भी यही हुआ। ये पॉलिटिकल है, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं इलेक्ट हो गया था उसके बाद किसी ने जो मेरे साथ कभी काम किया था, उसने किसी के साथ फ्रॉड किया होता, उस व्यक्ति ने मेरे नाम भी डाल के उनमें इन्वॉल्व करके ये सारा का सारा फर्जी आज ही दिख गई, जब शालीमार बाग के एक स्कूल के प्रिंसिपल ने डिप्टी स्पीकर वंदना कुमारी के पति सज्जन कुमार पर 10वीं के बच्चे के दाखिले को लेकर पहले दबाव बनाने और फिर बदतमीजी करने के आरोप जड़ दिए। सब कुछ कैद भी हो गया और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया तक से कर डाली गई। जाहिर है हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन जो चीज ना चमके और आजादी के वक्त जिन मुद्दों को महात्मा गांधी ने उठाया, अपने पहले भाषण में देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने जिक्र किया। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ उस मुद्दे को हम आज अगर फिर रख दें आपके सामने ये कहते हुए कि देखिए ये स्थिति और इन सब के बीच देश चकाचौंध में खोया हुआ है, तो क्या कहेंगे? आइए जरा चमक और त्रासदी दोनों को एक साथ देखिए। हिंदुस्तान की तस्वीर यही है, जहां देश में 1,56,000 करोड़पति हैं, वहीं देश में आज भी 1,80,657 परिवार मैला ढोने वाले हैं। और सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2018 तक करोड़पतियों की संख्या 4,37,000 हो जाएगी। लेकिन हाथ से मैला ढोने वालों की संख्या कम नहीं हो पाएगी। यानी आजादी के बाद जो सवाल सामाजिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण माना गया कि मैला ढोने वाले होने नहीं चाहिए, आजादी के 68 बरस बाद भी स्थिति जस की तस या कहीं ज्यादा त्रासदीपूर्ण हो चुकी है। क्योंकि ताजे सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के मुताबिक देश में इस वक्त 1,80,657 परिवार आज भी 2 जून की रोटी के लिए मैला ढोने को मजबूर हैं। और मैला ढोने में सबसे ज्यादा घर महाराष्ट्र में है, जहां 63,713 परिवार
इस काम में लगे हुए हैं, जबकि उसके बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक का नंबर आता है। यानी जिस काम पर अरसे से कानूनी रूप से पाबंदी है, जिसके उन्मूलन के लिए हर बरस 500 करोड़ से ज्यादा का बजट है, वो काम कोई सरकार नहीं कर पाई। विकास और चकाचौंध की आंधी में रईसों की संख्या इस तेजी से जरूर इस देश में बढ़ने लगी कि लगा वाकई देश करोड़पति हो चला है, क्योंकि आंकड़े ही बताते हैं कि 2023 तक देश में करोड़पतियों की संख्या तकरीबन 9 लाख हो जाएगी। लेकिन मेला ढोने वाले 2023 तक खत्म हो जाएंगे, ये कोई नहीं कह पाता। और ये हाल तब है जब मेला ढोने वालों को मुख्यधारा में लाने पर अब तक 4000 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुका है। यानी सरकारी नीतियों का ढोल कितना भी बजे, उसमें पोल ज्यादा है, क्योंकि केंद्र से पैसा कितना भी जाए, मेला ढोने वालों को बिना रिश्वत कुछ मिलता नहीं। उनके लिए कोई राहत की व्यवस्था नहीं। मुख्यधारा में लाया कैसे जाए, इसके लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं, न शिक्षा का, न स्वास्थ्य का। वह थोड़ा बहुत तो वे लेते ही हैं जी, जो वहाँ बैठे रहते हैं, जो काम करवाता है जिनका थोड़ा घने हमें मिलना चाहिए। ऐसे 2-4 हजार रुपए दिए उन्हें। लोन आने के बाद पैसे जब निकालने दिया, जब उसने 5000 रुपए ले लिया। ये जो हमें लोन मिलता है, ये भी रिश्वत देने के बाद मिलता है। तो अब हम इतने गंदे काम को भी अगर कोई लोन या कोई ऐसी चीज योजना लें, उसमें भी रिश्वत दी जाती है। हालांकि इन बीते 50 बरस में मेला ढोने वालों की तादाद में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन सवाल वही है। जब डिजिटल इंडिया से लेकर स्किल इंडिया का ख्वाब इस देश में बुना जा रहा हो, उसमें तकरीबन 2 लाख से ज्यादा परिवार अगर मेला ढोते हुए दिखेंगे, तो फिर विकास का मतलब निकाला क्या जाए या उसे परिभाषित कैसे किया जाए? शायद ये सोचना भी मोदी सरकार को ही होगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया का नारा भी वहीं से निकला है। और मेला ढोने वालों की तादाद 2 लाख है, यह भी इसी वक्त की कहानी है। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात कल सुबह होनी है, और रिपोर्ट हम दिखाएं उससे पहले हमें लगता है कि गुरुदत्त आज अगर होते तो 90 बरस के होते। उन्हें याद किया जाए, उसके बाद दिखाएंगे रिपोर्ट। 13 महीने 13 दिन बाद कल मुलाकात होगी नवाज शरीफ से प्रधानमंत्री मोदी की। ठीक 13 महीने 13 दिन बाद कल रूस के उफा शहर में जब आधे घंटे के लिए प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मिलेंगे, तो बातचीत करेंगे और निकलेगा क्या, नजरें हर किसी की इसी पर हैं। क्योंकि इन 13 महीनों के दौर में संयुक्त राष्ट्र से लेकर सार्क तक में मोदी और नवाज शरीफ के बीच नजरें भी मिली और हाथ भी मिलाए गए, लेकिन द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई। इस दौर में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तीखा हुआ, लेकिन बातचीत नहीं हुई। तो कल की मुलाकात को लेकर आज जब नवाज शरीफ उफा पहुंचे, तो हर किसी ने यही जानना चाहा कि बातचीत में बात होगी क्या। Let us first talk, and then I will talk with you. Do you think it's a major step forward in India-Pakistan relations? I'll let you know when we talk.